कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर त्रिआयामी समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हीरे की ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय त्रिआयामी। इसको पहले समझाया था, त्रिआयामी 3D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, त्रिआयामी। तो हमें जो संरचना मिलेगी वो 3D में मिलेगी। कैसे मिलेगी, समचतुष्फलकीय। दूसरा, यह कार्बन का अतिशुद्ध रूप है, अतिशुद्ध रूप है। तीसरा, हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य दूरी, कार्बन कार्बन के मध्य दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे एक शब्द आया है एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। माइनस में बात होती है 10 की पावर -10। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए इसके अंदर। चौथा पॉइंट, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। इसमें से एक प्रश्न बनेगा हमारे पास, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, कारण दीजिए। ठीक है। तो यहां पर देखो कुचालक, और वो भी किसका, विद्युत का, यानी इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। हीरे में हम करंट लगाएं तो हीरे के अंदर करंट नहीं लगता है। ठीक है। हीरा विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इसका कारण मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि किसी भी तार के अंदर धारा का प्रवाह होता है। इस तार में, ये तार है, इस तार में धारा बहती है, वो बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, आजाद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तार में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब मैं इधर से लाइट लगाऊंगा, करंट लगाऊंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और इस करंट को तार के अंदर प्रवाहित करता है, और इस तार में से क्या बहने लग जाती है, धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बहने लग जाती है। तो इस तार में जो धारा बह रही है, किस कारण बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। तो यहां पर हीरे की संरचना में देखो कि हीरे की संरचना में एक कार्बन, ये एक कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है ना, 4 से। हीरे की संरचना में जो ये कार्बन परमाणु है वो कितनों से जुड़ा हुआ है, 4 से। यानी हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था हमने, 2 4, यानी पहले कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और दूसरी कक्षा में 4, यानी इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 बंध बना सकता है, किसी के साथ भी बना सकता है ना। तो यहां पर देखो, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो इसने इधर साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन का इधर साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन का इधर साझा कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर साझा कर लिया। यानी इसके चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आ गए। अब बंध बनाने में काम में आ गए, तो आप बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे क्या, नहीं बचे। नहीं बचे तो क्या होगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस संरचना में
प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार से जुड़ा हुआ रहेगा, चार जनों से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन इसके क्या आ गए, बंध बनाने में काम में आ गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये जो हीरे की संरचना है इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो बताओ ये विद्युत धारा का चालन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसलिए यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक। यहां से प्रश्न बन सकता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कारण दीजिए। तो हम बोलेंगे कि हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य चार कार्बनों से जुड़ा होता है और हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह धारा का चालन नहीं करेगा। और धारा का चालन नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत का कुचालक। कुचालक तो जानते होंगे ना, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें करंट नहीं लगता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक। ठीक है, तो देखो इसकी व्याख्या हम ऊपर करते हैं। देखो इसमें चौथा पॉइंट क्या था हमारा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य चार कार्बन परमाणुओं से, अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अतः इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं और वो होते हैं विद्युत के सुचालक। ठीक है, हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, देखो इसमें हीरा कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। इस प्रकृति का, इस संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हीरा। क्या होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ। अब इसके अंदर देखो सबसे कठोर क्यों है, इसका कारण भी आपको पूछा जा सकता है। हीरा कठोर होता है क्योंकि, अब इस क्योंकि का जवाब देखते हैं इधर से। हीरे की संरचना में कार्बन कौन से बंध का निर्माण करता है, मैंने आपको बंध पढ़ाए थे, आयनिक बंध जो प्लस माइनस के द्वारा बढ़ेंगे। ये बंध कौन से हैं, कार्बन। कार्बन क्या करता है, साझा करता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाता है, और साझा करके बनने वाला बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध। बताया था ना, ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध। तो इसमें देखो हीरे की संरचना में ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो ये बंध है ना, इस बंध को हम कौन सा बंध बोलेंगे, सहसंयोजक बंध। तो ये सारे बंध कौन से हैं, सहसंयोजक बंध। और ये सहसंयोजक बंध होगा वो कैसा होता है भाई, प्रबल, बहुत शक्तिशाली होता है ये। अब इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, दिख रहा है ना, ये जो सहसंयोजक बंध है इनका क्या है, इसमें जाल है, और सहसंयोजक बंधों का जाल, और बंध भी कौन से हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, और इस जाल के कारण ही ये क्या होता है, बंध अच्छी तरह गाढ़े, ठीक है, कसे रहते हैं, और कसे रहने के कारण कैसा होगा, कठोर, हम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कारण क्या देंगे, हीरा कठोर होता है क्योंकि हीरे की संरचना में सहसंयोजक बंधों का क्या होता है, जाल होता है, और ये बंध प्रबल होते हैं, इस कारण से हीरा
कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, चलो लिखो तो फिर इसके बारे में। हीरा कठोर होता है क्योंकि इसकी संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल होता है। प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, इसलिए हीरा कैसा रहेगा? कठोर। ठीक है, जब बंध प्रबल होंगे, आपस में दो कार्बन अच्छी तरह से जुड़े हुए रहेंगे मजबूती से, तो उनको अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा? वो कठोर होगा। 6 पॉइंट। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। अब बताओ भाई गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक देखो नाम से पता चलेगा, इसके नाम से गल ना, यानी इसमें देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो गलन और एक अंक। गलनांक यानी ऐसा अंक, ऐसा नंबर जिस पर ये गलता है। गलने का मतलब बर्फ होती है ना, बर्फ वो कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन वो धीरे धीरे गल जाती है तो कौन सी अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। कोई भी पदार्थ गलेगा तो कौन सी अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो यहां पर भी हीरे को इतना गर्म करेंगे कितना? 3843 केल्विन। केल्विन एक ताप की इकाई होती है, टेम्परेचर नापने की, तापमान नापने की इकाई होती है। तो 3843 केल्विन पर जब उसको गर्म करेंगे ना, तो हीरा ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में। यानी ये गल के द्रव अवस्था में बदल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। गलनांक का मतलब गलन प्लस अंक, यानी वह तापमान जिस पर गलता है, जिस पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, तो हीरे का गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। समझ गए होंगे आप? इतने ताप पे गर्म करेंगे तो हीरा ठोस से द्रव में बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका अगला। अब हीरा कैसा होता है? पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी का मतलब देखो इधर, पारदर्शी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब देखा जा सके, यानी वह वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच होता है ना, कांच के हम क्या कर सकते हैं? आर पार देख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। तो हीरा भी पारदर्शी होता है, चमकीला होता है। अब ये पारदर्शी कैसे होता है? इसका कारण देखना। जैसे देखो, ये कोयले की परतें होती है। क्या होती है ये? कोयले की परतें। कोयला होता है चमकीला, गाढ़े काले रंग का द्रव। ठीक है, कोयला तो काला ही होता है। जब इसके ऊपर, ये थोड़ा बेस्ट किस्म का कोयला होता है, जब इसके ऊपर दाब डालते हैं, इसको दबाते हैं बिल्कुल मशीन की सहायता से, तो इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है। क्या निकलता है? एक लिक्विड, जो कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो उसमें से जो चमकीला पदार्थ है वो निकल के एक तरफ, इसको जैसे ही दबाएंगे ना, तो इसमें से एक चमकीला पदार्थ निकल जाता है और इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा। और ये जो चमकीला पदार्थ है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके आर पार देख सकते हैं। तो हीरे को कैसे बनाया? कोयले की परतों पर
क्या डाला? दाब। क्या डाला? उच्च दाब। कोयले की परतों पर उच्च दाब पड़ने से हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। तो ये पॉइंट भी अपन लिखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयले की परतों पर, कोयले की परतों पर उच्च दाब पड़ने से हीरा पारदर्शी होता है। चलो नोट करो फटाफट एक बार। आठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है। शुद्ध कार्बन को, शुद्ध कार्बन को, एक चीज अभी अभी पढ़ी थी, हीरा कार्बन का कैसा रूप होता है? शुद्ध। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा, ठीक है। तो शुद्ध कार्बन से बनेगा। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब व ताप पर, दाब व ताप पर, देखो उसके ऊपर उच्च दाब डालेंगे, अभी मैंने बताया था, और क्या करेंगे? ताप, उसको गर्म भी करेंगे कोयले को, कार्बन को ना, उच्च दाब व ताप पर गर्म करके, उच्च दाब व, शुद्ध कार्बन को उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर संश्लेषित करके हीरे का निर्माण किया जाता है। हीरे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नोट करो चलो। ये था हीरे के बारे में पॉइंट, ठीक है।